जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और कल से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक लेक्चर सीरीज प्रारंभ की थी जिसमें हमने सामान्य हिंदी का वर्णमाला टॉपिक लिया था जिसका हमने सेट फर्स्ट किया था। आज हमें सेट 2 करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वह कहलाते हैं। यह मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, हस्त स्वर या फिर अनुनासिक। देखिए, कामता प्रसाद गुरु ने मात्राओं के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा, हस्त स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक है, हस्त स्वर और दीर्घ स्वर क्या होते हैं? हस्त स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है और हस्त स्वर से ज़्यादा जिनके उच्चारण में समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, और दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा जहाँ समय लगता है उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। यानी जहाँ पे 2 मात्राओं से अधिक समय लगे उसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? बा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानक रूप वाला वर्ण नहीं है। यह भी मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2017 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपके सामने है का, ला, वक्त या फिर पा। तो देखिए, जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और 1967 में इसका मानकीकरण किया गया था। इसमें जो वक्त करके जो वर्ड है ये मानक वर्ड के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? सा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, तो क्वेश्चन है कि जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। यह भी मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2017 का क्वेश्चन है। देखिए, आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं लगभग सभी पटवारी परीक्षा 2017 के हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है खा, का, गा और चा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल्प प्राण होता क्या है। तो अल्प प्राण ऐसे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है। साथ में जो अंतस्य व्यंजन होते हैं या, रा, ला और वा, वो भी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो देख लेते हैं, जैसे गा हो गया, ये तृतीय वर्ण हो गया। का जो प्रथम वर्ण है, चा क्या है? ये भी प्रथम वर्ण है, जबकि जो खा है वो द्वितीय वर्ण है। यानी ये क्या है? अल्प प्राण नहीं है, ये महाप्राण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? आ इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है कि अर्ध स्वर वाला व्यंजन अलग कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है पा, वा, या और मा। देखिए, अर्ध स्वर ऐसे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जो उच्चारण स्थान होते हैं उनमें बहुत आंशिक रूप से क्या होता है? स्पर्श होता है या फिर पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, और जो वायु रहती है वो बिना विरोध के रहती है। ठीक है, तो ऐसे व्यंजन होते हैं या और वा। तो इसमें से जो 7 नंबर का ऑप्शन है वो क्या है? अर्ध स्वर वाला व्यंजन है, जिसको हमने अलग कर दिया। तो अगला क्वेश्चन इसके बाद है, टा वर्ग का उच्चारण किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने मूर्धन्य, बत्सर, तालव्य या फिर कंठ। तो देखिए, टा वर्ग जो है वो टा वर्ग के अंतर्गत आता है, जिसमें टा, ठा, डा, ढा, ड़ा को शामिल किया जाता है। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ जो होती है वो तालु के ऊपरी भाग को स्पर्श करती है, तो इन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? आ है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है ता, था, दा, धा, ना का उच्चारण होता है। ऑप्शन आपके सामने है तालु, नासिका, दंत या फिर कंठ। तो देखो, ये सभी तालव्य व्यंजन है, ये सभी दंत व्यंजन होते हैं। ठीक है, इनका जो उच्चारण स्थान है वो दंत से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? सा है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, चलिए अगला क्वेश्चन है शा, शा, शा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है अंतस्य व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, शा, शा, शा और हा ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं।
ऊष्म व्यंजन होते क्या हैं कि ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में एक सी सरसराहट के साथ वायु क्या हो, बाहर निकले, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये सभी महाप्राण होते हैं, जबकि शा 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 जो होते हैं वो अघोष होते हैं और हा जो होता है वो सघोष होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है कि यदि दो पंचम अक्षर एक साथ आए तो स्वर रहित नहीं बनता है। ऑप्शन आपके सामने है, अनुस्वार, अनुनासिक, निरुनासिक या फिर वर्तनी। देखिए, जब दो पंचम अक्षर एक साथ आते हैं तो स्वर रहित अनुस्वार नहीं बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? आ है। यह भी मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2017 का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, तो क्वेश्चन है कि अल्पप्राण व्यंजन है। अल्पप्राण में आपको पहले ही बता चुका हूं कि अल्पप्राण होते क्या हैं कि जिनके उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब प्रत्येक वर्ग का कौन सा पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो क्या होता है? अल्पप्राण होता है। अच्छा, इसमें जो दिया गया है ऑप्शन क्या दिए गए हुए हैं? खा, घा, झा और का। तो देखिए, जो दा नंबर का ऑप्शन है का, ये क्या है? प्रथम वर्ण है, तो ये क्या है? अल्पप्राण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? द इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, चलिए, क्वेश्चन है कि विश्व में हिंदी भाषा को स्थान प्राप्त है, बोले जाने के आधार पर बात हो रही है यहाँ पे, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। देखिए, बोले जाने के आधार पर हिंदी तृतीय रूप से सर्वाधिक बोली जाती है, जबकि प्रथम रूप से जो बोली जाती है वो है मैंडारिन, जो कि चाइनीज़ भाषा है, और अंग्रेजी दूसरी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इसके बाद आती है तीसरी हिंदी और फिर आती है स्पेनिश। ठीक है, अंग्रेजी जो है वो सहराज्य भाषा भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? सा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, चलिए, क्वेश्चन है कि जो ना तो पूर्ण स्वर हो और ना ही पूर्ण व्यंजन हो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, अर्ध व्यंजन, अर्ध स्वर, अर्ध वर्ण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी आपको बताया, जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन हो, उनके बीच के होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर बोलते हैं, जिनमें या और वा को शामिल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? वा, अर्ध स्वर। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है कि चा का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन आपके सामने है, तालव्य, दंत, मूर्धन या फिर कंठ। देखिए, जब हम चा का उच्चारण करते हैं तो जो वायु है वो तालु को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, इसलिए इसे तालव्य व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ता, था, दा, धा और ना भी क्या होते हैं? तालव्य व्यंजन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य या फिर ध्वनि। तो भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई क्या होता है? ध्वनि होता है, जबकि लिखित रूप से जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे क्या लगाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, अनुनासिक, अनुस्वार, हलंत या फिर विसर्ग। देखिए, जब व्यंजन को स्वर के बिना लिखा जाता है तो उसके नीचे हलंत लगा जा सकता है। जैसे का को का प्लस आ जब हम लिखते हैं तो का के नीचे क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सा। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, अंग और आह कहलाते हैं, तो अंग और आह क्या कहलाते हैं? अंग और आह को अयोग्य वाह कहा जाता है। ठीक है, ये ना तो स्वर में आते हैं और ना ही कहाँ पे आते हैं? व्यंजन में आते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अयोग्य वाह कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? सा है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है कि आगत ध्वनियां हैं। ऑप्शन आपके सामने है, का, डा, उ और ई। देखिए, आगत ध्वनियां होती क्या है? तो हिंदी में अन्य भाषाओं से कई सारे वर्ड जो है वो प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, जिनके लिए एक मानक वर्ण नहीं है, तो उनमें क्या करते हैं अपन, नीचे ऐसे ऐसे डा को लिखा और इसमें नीचे हलन टाइप का लगा देते हैं। ठीक है, तो इनको आगत ध्वनियां बोला जाता है। तो इसमें से जो बा नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है,
तो अगला क्वेश्चन है कि कंठ से बोले जाने वाले वर्णों में शामिल नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है चा, हा, खा और आ। देखिए, जो का वर्ण वर्ग होता है उसके सभी व्यंजन कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। इसके अलावा हा, आ, बड़ा आ, ठीक है, ये सब कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो खा वर्ण है ये कंठ से, एक मिनट, तो इसमें से जो चा वर्ण है वो कंठ से नहीं बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसको सही कर लीजिए। आ नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है कि हस्त स्वर है। ऑप्शन आपके सामने है ई, आ, उ। देखिए, जो मूल स्वर होते हैं उन्हें हस्त स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इसमें आ, ई, ऊरी को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से जो आपका छोटी ई है ये क्या है? हस्त स्वर है। तो आपका सही आंसर क्या है? बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, उच्छिप्त व्यंजन छाटिए। ऑप्शन आपके सामने है बा, मा, या फिर ढा। देखिए, उच्छिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ झटके के साथ बाहर आए उन्हें कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन। इसमें ढा और डा को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दा। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, वर्णों के प्रकार होते हैं। देखिए, हिंदी वर्णमाला में वर्णों के 3 प्रकार माने गए, स्वर, व्यंजन और अयोग्य वाह। ठीक है, तो इसमें से जो वा नंबर का ऑप्शन है वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, अनुनासिक स्वर वाला शब्द है। ऑप्शन आपके सामने है मंजन, अंजन, पांव या फिर गणना। देखिए, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकले और मुंह से अधिक सांस निकले उन्हें अनुनासिक बोलते हैं। जैसे आंत हो गया, आंश, आंसू हो गए, पाँव हो गया। ठीक है, तो इसमें से जो सा नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है संघर्षी व्यंजन है। ऑप्शन आपके सामने है चा, पा, हा या फिर वा। तो देखिए, जो संघर्षी व्यंजन होते हैं उसमें शा, शा, शा और हा को शामिल किया जाता है। तो इसमें से जो शा नंबर का ऑप्शन है यानी हा, ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, का वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है 5, 3, 7 या फिर 2। तो देखिए, जो वर्ग होते हैं, वर्गीय व्यंजन होते हैं, उनमें प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो का वर्ग है उसमें कितने व्यंजन होते हैं? 5 व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? आ इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है कि किस स्वर की मात्रा नहीं होती है। ऑप्शन आपके सामने है आ, ई, उ और री। देखिए, कुल स्वर 11 होते हैं जिसमें से 10 स्वरों की मात्रा होती है, जबकि जो आ स्वर होता है उसकी मात्रा नहीं होती है। तो आपका सही आंसर क्या है? आ इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने अघोष, सघोष, अल्प प्राण या फिर महाप्राण। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, नासिक व्यंजन है। तो देखिए, प्रत्येक वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है वो नासिक होता है। तो इसमें जो माँ है वो नासिक व्यंजन है। तो सही आंसर क्या है? आ इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है कि व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं। ऑप्शन है आपके सामने स्वर, व्यंजन, प्रलुप्त या फिर दीर्घ। तो देखो, व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है कि अनुस्वार स्वर वाला शब्द छांटिए। देखो, दो चीजें होती हैं, अनुस्वार और अनुनासिक। जिसमें अंग की बिंदी लगी होती है उसे अनुस्वार बोलते हैं, और जिसमें चांद बिंदी लगी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। तो इसमें जो पहले नंबर का ऑप्शन है हंस, जिसमें अंग की बिंदी लगी हुई है, ये अनुस्वार शब्द है। तो इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन आपके सामने है शा, दा, ला या फिर या। तो देखिए, संयुक्त व्यंजन में आपको पहले भी बता चुका हूं कि 4 होते हैं,
ठीक है, छत्रज्ञा और श्रा होता है। तो इसमें से जो आ नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्षमा में छा वर्ण किसका उदाहरण है? ऑप्शन है आपके सामने द्वित्व व्यंजन का, व्यंजन का, संयुक्त अक्षर का या फिर स्वर का। तो ये संयुक्त अक्षर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है व्यंजन होते हैं। ऑप्शन है आपके सामने 33, 37, 40 या फिर 38। तो वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 33। अगला क्वेश्चन है, जोर से गाने या रोने में किस स्वर का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन आपके सामने है हस्व, दीर्घ, प्रलुप्त या फिर महाप्राण। तो जोर से गाने में या फिर रोने में प्रलुप्त स्वर का क्या होता है? उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सी नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है वा का उच्चारण होता है। ऑप्शन आपके सामने है नासिक, दंतोष्ठ, कंठ या फिर ओट्स। ठीक है, तो जो वा का उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होता है? वो दंतोष्ठ से होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? वा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर मैंने आपको बताया कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर या फिर प्लुप्त स्वर। तो हास्य स्वर क्या होते हैं? जिनमें एक मात्रा का समय, एक मात्रा से ज्यादा दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा यानी 2 मात्राओं से ज्यादा अधिक समय लगता है प्लुप्त स्वर में। तो क्वेश्चन आपका था कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का से अधिक समय लगता है तो ऐसे स्वर क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो आपका आ नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, शब्द बोलते समय अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? शब्द को बोलते समय अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। तो सा ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, क्वेश्चन है महाप्राण व्यंजन के उदाहरण है। ऑप्शन है आपके सामने फा, भा, का और गा, ता और दा, ला और वा। तो प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। तो इसमें से फा और वा दूसरा और चौथा वर्ण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आ। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्ष मात्रा वाला नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है केरल, बासी, मिल या फिर अंबर। तो देखिए, मिल में छोटे ई की मात्रा लगी हुई है तो वो हर्ष स्वर वाला शब्द है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? सा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। माफ कीजिए, क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ दिया था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्ष स्वर मात्रा वाला है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन है कि जीवा द्वारा सांस के अवरोध के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है आपके सामने 2, 3, 7 या फिर 4। तो जीवा द्वारा सांस के अवरोध के आधार पर व्यंजनों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें तालव्य, मूर्धन, वस्य और स्वर तंत्रीय व्यंजन को शामिल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दा। इसके बाद आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चा, छा, जा और झा उदाहरण है। ऑप्शन है आपके सामने स्पर्श व्यंजन के, स्पर्श संघर्षी व्यंजन के, संघर्षी व्यंजन या फिर स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन की जो उदाहरण है। ये 2 ऑप्शन एक से दिए हुए हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।